नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। लोकतंत्र में किसी की जीत तो किसी की हार होनी तय है। हार और जीत से जिम्मेदारों का भी भविष्य तय होता है। चूंकि सियासत में फेस बहुत अहम हो गए हैं, इसलिए संपूर्ण पार्टी की जगह कुछ चेहरों को लेकर कयासों का दौर शुरू हो जाता है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने भले कुछ न कहा हो, लेकिन नेतृत्व को लेकर अटकलों का दौर भी शुरू हुआ। इधर बीजेपी में डॉक्टर मोहन यादव के साथ शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की वजनदारी को भी तौला जाने लगा है। किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसे लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। चौक चौराहों से लेकर सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है कि आगे क्या होगा, किसका क्या भविष्य होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी की मध्य प्रदेश में भारी जीत ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर बंद कर दिया है। अब डॉक्टर मोहन यादव को लंबी रेस का प्लेयर माना जाने लगा है। वहीं विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व पर भी सफलता की मुहर लग गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भारी जीत के बाद उनके भविष्य को लेकर सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई उन्हें लोकसभा स्पीकर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर आज साफ किया कि अटकलों के बाजार से बचकर रहें। नेतृत्व जो चाहेगा वही होगा। उन्होंने सांसदों को भी हेडलाइन से बचने की सलाह दी। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। इधर चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का खुलकर विरोध शुरू हो गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कांग्रेस संगठन के काम पर सवाल उठाते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के कार्यकाल की उच्च स्तर पर समीक्षा किए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि आखिर पटवारी के कार्यकाल में बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन क्यों थामा। पार्टी छोड़कर अन्य दलों में जा रहे नेताओं कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। सरकार न टिकना एक कारण है। 15 महीने में चुनी हुई सरकार गिरना, उसके बाद बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, वो कारण है। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं, फिर जा रहा हूं, फिर नहीं जा रहा हूं। उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है कि इतने बड़े नेता ही यदि भाजपा में जाने के इच्छुक थे, दोनों बाप बेटे, अब कौन थे ये आप लोग जाने, बहुत सारे लोग उनके साथ जाने को तैयार थे। जी, ये चर्चा का विषय है। जी। तो एक साधारण कार्यकर्ता भी उसमें मजबूर होके सोचता था कि क्या है। देखिए, हम तो पहले से ही कहते थे कांग्रेस दड़ों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है, टुकड़ों में बटी हुई है, कबीलों में बटी हुई है, और हर कबीले का एक सरदार है। उसमें से एक अजय सिंह राहुल भैया भी हैं, जो अपनी ही पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से इस चुनाव में यह देखने में आया कि जीतू पटवारी जी सबसे असफल नेताओं के रूप में, असफल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सामने आए हैं। 29 की 29 सीटें कांग्रेस को गंवानी पड़ी। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में 4.5 लाख कार्यकर्ता पार्टी छोड़ गए, और जीतू पटवारी जी के ही नेतृत्व में उनके गृह जिले से जो सांसद के पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया। अजय सिंह राहुल भैया उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि असफलता अगर किसी की मानी जाए तो वो जीतू पटवारी जी की है। एक बात तय है कि बीजेपी में कुछ नेताओं का भविष्य अब प्रदेश से हटकर केंद्र की राजनीति में फिक्स होने जा रहा है, तो कुछ को प्रदेश में जिम्मेदारी मिलेगी। नरोत्तम मिश्रा के भविष्य को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। कांग्रेस से बीजेपी आए नेताओं की उम्मीदें भी छलांग मार रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कमलनाथ और नकुलनाथ के भविष्य की राजनीति क्या होगी। कुल मिलाकर कांग्रेस में हार के हालातों पर संशय है, तो बीजेपी में जीत से उपजी परिस्थितियों में नेताओं के नए रोल को लेकर। टीवी 24 के लिए भोपाल से अतुल विनोद पाठक के साथ जीएस ठाकुर की रिपोर्ट।
तो नया दौर किसका कहां ठौर, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में गुंजन चौकसी जी जुड़े। गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर राम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगी जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा। योगीराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, जीत से तो लगातार पार्टी उत्साहित है ही, और हमने देखा कि प्रदेश में जो जिम्मेदारी मिली आपके नेताओं का, उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। लेकिन अब इस बड़ी जीत के बाद जिन्होंने फ्रंट फुट पर बिल्कुल काम किया है, जो लोग विजयी भी हुए हैं, क्या केंद्र में हम कह सकते हैं कि कोई अहम भूमिका शीर्ष नेतृत्व उन्हें दे सकता है? अमित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बात हो रही है, इनका एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और इसी मूल मंत्र पे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता दायित्व अपना निभा रहा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति को विशेष नहीं माना गया है, विचार को विशेष माना गया है, विचार सर्वोपरि है। यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता की अहम भूमिका रही है, चाहे वो बूथ का हो, निगम का हो, या कोई वरिष्ठ नेता या मंत्री क्यों ना हो, सब कार्यकर्ता के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन करते आ रहे हैं, पूरी सेवा भाव से, निष्ठा से, और एक ही विजन के साथ। वो विजन है जनता के हित में काम हो रहे हैं और जनता के विकास के लिए काम हो रहे हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस की तरह एक पैसा और परिवार का ये जो नेक्सस कांग्रेस ने बनाया हुआ है, इस नेक्सस को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर मैं छिंदवाड़ा की बात करूं तो कमलनाथ जी का जिस तरह 45 वर्षों से एक ही परिवार में परिवारवाद को, जो अपनी अपनी कुर्सी और अपने अपने घर परिवार को पालने पोषण करने का जो काम चल रहा था, उसे तोड़ने का काम किसी ने किया है तो वो आज भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने किया है। और ये दिखाता है कि जो जनता के बीच है, जो जनता के विकास के लिए है, जनता उसे चुनकर लाएगी। एक सिर्फ और सिर्फ अगर आप कांग्रेस की बात करें, अगर हम केंद्र की बात करें, तो आप देखिए जिस तरह से वहां गांधी परिवार का नाम लिया जाता है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तो ये जो मैं की परिभाषा कांग्रेस में बहुत ज्यादा अंदर तक है, ये एक अभिशाप है। मैं और मेरा के अलावा कांग्रेस वालों ने कभी कुछ नहीं किया और उसी का नतीजा है आज जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता वाली मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण रूप से विफल है, उसका अस्तित्व खत्म हो गया है, उसका वजूद खत्म हो गया है और पूरी की पूरी 29 सीट पे कमल खिला है। ये दर्शा रहा है कि अब मध्य प्रदेश की जनता या पूरे देश की जनता की मैं बात करूं तो जागरूक है और जनता जानती है कि विकास किसने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और अपने अपने बेटों का विकास किसने किया है, वो कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया है और भारतीय जनता पार्टी को प्यार, समर्थन और आशीर्वाद से जनता ने नवाजा है। डॉक्टर राम पांडे जी, तमाम आरोप गुंजन जी ने लगा दिए कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न यह है कि क्या अब संगठन पर ही सवाल उठाने लगे हैं आपके नेता, और क्या पदाधिकारियों की जो परफॉर्मेंस रही इस पूरे लोकसभा चुनाव में, उसकी समीक्षा करते हुए पार्टी आगे कोई बड़े निर्णय ले सकती है? तो जैसे अभी अजय सिंह जी का वक्तव्य सुनाया था जी, तो उन्होंने जो कहा उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो अजय सिंह जी, आडवाणी जी तो है नहीं है, मुरली मनोहर जोशी तो है नहीं है, वो कि मुंह बंद कर दिए जाए, या विनय कटियार या तोगड़िया तो है नहीं है, और उन्होंने जो कहा है उस पर विचार किया जाएगा। जीतू पटवारी जी एक आम किसान परिवार में पैदा हुए, छोटे से उन्होंने राजनीति की, राष्ट्रीय बॉडी में भी वो रहे, कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे, और आज एक साधारण परिवार से आए हुए जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। 1984 के बाद हम कहें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीट हमेशा आगे आई है, और हम अभी बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहे थे कि हमारे यहाँ पार्टी को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं। तो फिर हर जगह मोदी मोदी क्यों था? जमीन पर मोदी, आसमान पर मोदी, टीवी पर मोदी, अखबार पर मोदी, आटे पर मोदी, वैक्सीन पर मोदी, ट्रेन में मोदी, बस में मोदी, जहां मोदी वहां मोदी जी। तो ये मोदी के अलावा 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का हमने नाम सुना? क्या किसी नेता, यहाँ तक कि जितने भी केंद्रीय मंत्री थे उनके कार्यालय के जो उद्घाटन होते थे, उन्होंने यदि कोई काम किया था तो मोदी कर रहे। तो मोदी के अलावा 10 साल में किसी ने कुछ नहीं सुना। अभी मध्य प्रदेश में भी मोदी मोदी, यूपी में भी मोदी मोदी। अब जब यूपी में नरेंद्र मोदी जी हार चुके हैं, यूपी में योगी जी हार चुके हैं, तो दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। और सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांग चुके हैं,
और सुब्रमण्यम स्वामी तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी से सीनियर नेता हैं। जब वो नरेंद्र मोदी जी को उनकी हार पर इस्तीफा मांग रहे हैं तो इस पर पार्टी को विचार करना चाहिए। और उस पर मैं समझता हूं हिंदुस्तान पर कोई डिबेट भी नहीं हो रही है, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है। तो हमारी पार्टी जो हारी है मध्य प्रदेश में, उसका बड़ा कारण ये है कि आचार संहिता लगी हुई है। मतदान के 2 दिन पहले प्रत्येक लोकसभा में 5 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, 1 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पैसे डाले गए। अब 6 लाख से ज्यादा मतदाताओं जब वोट डालने जा रहे हैं उनके खाते में पैसे डाल दिए गए, तो ये बहुत बड़ा कारण है। और इसके कारण कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। कई सीट हमारी ऐसी हैं जहां जीत हार का मार्जिन कम हुआ है। जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में हमें 6 लाख वोट मिला है, बीजेपी को करीब 6.5 लाख मिला है। अब उसमें से आप सोच लीजिए लाडली बहना का और जो किसानों के खाते में पैसा जमा किया है उसका कितना वोट मिला हुआ है। और तीसरा, हार जीत चलती रहती है। यदि आप किसी से इस्तीफा मांग रहे हैं तो फिर आपको अपने गिरेबान में स्वयं देखना चाहिए। ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि हम 400 से ज्यादा जीत रहे हैं। ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि हम 370 से ज्यादा जीत रहे हैं। और जब राजीव गांधी थे 1989 में तो कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें थी, लेकिन नैतिकता के आधार पर उन्होंने सरकार नहीं बनाई। बीजेपी की हमसे सीटें कम थी, जनता दल की सीट हमसे कम थी, लेकिन राजीव गांधी ने नैतिकता के आधार पर मना कर दिया था। क्या यहाँ नैतिकता चल रही है? जिस चंद्रबाबू नायडू को ये कह रहे थे कि 4% मुस्लिम आरक्षण चंद्रबाबू नायडू ने कर रखा है, आज उसी चंद्रबाबू नायडू के सामने आप नतमस्तक है। जिस नीतीश कुमार का डीएनए आप खराब बता रहे थे, आज उस नीतीश कुमार के सामने आप नतमस्तक है। नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करा चुके हैं, आप जातिगत जनगणना के विरोधी हैं, मुस्लिम आरक्षण के विरोधी हैं। चलिए, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा गुंजन चौकसे जी से। योगीराज जी का रुख कर लेते हैं। योगीराज जी, अब ये जो नया दौर शुरू होने जा रहा है, हम कह सकते हैं एक नई परिपाटी लिखी गई है। 29 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। निश्चित तौर पर इसके पीछे जिन बड़े बीजेपी नेताओं की भूमिका थी उन्हें कोई बड़ा अवसर केंद्र में दिया जा सकता है, लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, क्या भविष्य कांग्रेस का आप देखते हैं? क्या संगठन में आने वाले समय में कुछ बड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं? क्या मुझसे, मेरे से सवाल जी जी योगीराज जी, आपसे ही प्रश्न है। क्या आप मेरा प्रश्न सुन पाए योगीराज जी? बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 जी, आपकी बात रखें। मेरा ये मानना है कि अभी बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यदि पर बात करें तो जीतू पटवारी को अभी बदला नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी बदली हुई अभी 6-7 महीने हुए हैं और ऐसा लगता है कि अभी उनको काम करने का या अपने आप को साबित करने का मौका नहीं मिला जी। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको बदला जाएगा। लेकिन एक बात ये जरूर है कि प्रदेश में 29-0 से आप हारे तो निश्चित तौर पर यदि आप ये 29-0 नहीं होता और 27-2 होता तो जीतू पटवारी ये कहते हैं कि मेरे नेतृत्व में हमने 50% गेन कर लिया, पिछली बार 1 सीट से इस बार हम 2 ले आए। तो जब 29-0 से आप हारे तो ये जिम्मेदारी भी आपकी बनती। लेकिन इससे बड़ी एक बात और ये है कि 29-0 से हारना ये ठीक है, आप नए थे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, आप टीम नहीं बना पाए होंगे, आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया होगा। लेकिन हारने से ज्यादा चिंता की बात है, जैसा कि बीजेपी के भी दुर्गेश केसवानी जी बता रहे थे कि 4.5-5 लाख लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए, ये चिंता की बात है। और आज कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो बड़े लोगों को या जो पार्टी से असंतुष्ट जो लोग हैं उनको बिठा के मना के पार्टी में रोक सके। आज कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट यही है। जीतू पटवारी जी में खुश है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर जो है वो उनकी लीडरशिप पर विश्वास नहीं करते। और उसी का उदाहरण अभी आप देखिए, अजय सिंह ने तो खुल के ही विरोध कर दिया और इसके अलावा अरुण यादव भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो आज भी जीतू पटवारी को लेकर मौन है। दिग्विजय सिंह जी भी मौन है और कमलनाथ जी तो एक तरह से ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल वनवास की स्थिति में है और वो 2018 में भी एक तरह से पार्टी में बिल्कुल निष्क्रिय थे, लेकिन उनको मौका मिला, वो एक्टिव हुए, उनकी मेहनत से पार्टी सत्ता में आई
लेकिन प्रेजेंट जो सिनेरियो घटा है छिंदवाड़ा में, जो बिल्कुल उनकी हार हुई है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि छिंदवाड़ा भी, अब कमलनाथ जी भी उतने एक्टिव रोल में नहीं रहे, और कमलनाथ जी खुद कांग्रेस की यंग लीडरशिप को लेकर असंतुष्ट है, क्योंकि वो राहुल गांधी ने जो उनके बारे में कमेंट किए, उनको जिस तरीके से हटाया, उसको लेकर कमलनाथ खुद खुश नहीं। और अभी भी जब वो मिलने गए चुनाव परिणामों के बाद, तो सोनिया गांधी से मिलने गए, राहुल गांधी से मिलने गए। तो कांग्रेस में इस समय सीनियर और जूनियर के बीच कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाने वाले नेता की सख्त कमी है। ठीक है। वैसे एक बात और कही भी जा रही थी कि जब ये जिम्मेदारी जीतू पटवारी को मिली थी, तब राहुल गांधी ने ये कहा था उनसे कि आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो भी नतीजे आएंगे उससे आपकी परफॉर्मेंस को नहीं आंका जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन गुंजन जी, कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रही है कि अब जिनका एक समय में आप विरोध करते थे, आज उन्हीं के साथ आपने गठबंधन करके सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। क्या नैतिकता की कमी है, और क्या हर जगह सिर्फ एक फेस को ही प्रिविलेज दिया जा रहा है? जी, मैं ये कांग्रेस के आरोप और प्रत्यारोप उतने ही निराधार झूठे हैं जितने की ये पार्टी झूठी है। आज इनके प्रवक्ता ने 2-3 बातें बोली, मैं उन पर पहले खंडन देना चाहूंगी। एक, इन्होंने सवाल उठाया नैतिकता का, जो आपने भी अभी पूछा था कि नैतिकता में कौन पूछ रहा है। ये केंद्र में एक मोदी के खिलाफ एकजुट होकर एक इंडी गठबंधन, जो गठबंधन से ज्यादा एक ठगबंधन था, वो बनाकर सामने आए। लेकिन वही इनके प्रदेशों में हालात देखो, ये एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हुए हैं। इसे मैं कहती हूँ नैतिकता पर पहले इस पे जवाब दूं, क्या ये नैतिकता है? एक जगह ये साथ खड़े होते हैं, वहीं दूसरी जगह एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। मुझे याद दिलाना पड़ेगा विधानसभा का चुनाव, जब कमलनाथ जी ने कहा था कौन अखिलेश वखिलेश, क्या ये याद दिलाना पड़ेगा कि उस समय कांग्रेस और समाजवादी की क्या गठबंधन था साथ में केंद्र में, और आज कौन अखिलेश वखिलेश हो गए थे। नैतिकता पे जो सवाल ये ना ही उठाए तो बेहतर है, क्योंकि जितनी अनैतिकता कांग्रेस ने की है अपने, चाहे 55 वर्ष के शासन के दौरान हो या अभी विपक्ष में रहते हुए, उतनी अनेकता का अगर गुणगान करना शुरू कर दिया या बखान करना शुरू कर दिया तो दोनों ही शर्मसार हो जाएंगे। दूसरी बात, राम पांडे जी ने बोला कि किसानों के खाते में पैसे डलवाए भारतीय जनता पार्टी ने, लाडली बहना की योजना के तहत खाते में पैसे डलवाए। तो राम पांडे जी, मेरा सवाल है कि आपको तकलीफ क्या है? प्रदेश की बहनों के खाते में अगर पैसे जाते हैं तो कांग्रेस को तकलीफ होती है, अगर किसानों के खाते में पैसे जाते हैं तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। जनहित की जितनी योजनाएं हैं, इसमें तकलीफ ज्यादा कांग्रेस को हो रही है, देखिए, और उसको साफ साफ बोल भी रही है, हमें तकलीफ है इस बात से। यही उदाहरण इन्होंने पेश किया था जब 2018 में इनकी सरकार बन गई थी, मात्र 15 महीने चली थी। इन्होंने सर्वप्रथम जो काम किया था, चलती हुई योजनाओं को बंद करा दिया था। आदिवासी महिलाओं के खाते में पैसे जाते थे 1000 रुपए, इनने सर्वप्रथम काम क्या किया था, उन पैसों पे रोक लगा दी थी, उन योजनाओं को बंद कर दिया था। तो इनका जो असली चाल, असली चरित्र और असली चेहरा है, वो बार बार इन्हीं बातों से सामने आता है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी हार गए हैं। तो पांडे जी, मैं आपको एक आंकड़ा बताती हूँ कि 2014 में 44 आपके जो सांसद चुने गए थे, आपकी जो संख्या याद दिला रही हूँ, 2019 में वो 52 थी और 2024 में वो 99 है। इन तीनों को भी जोड़ दिया जाए, जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बात बोली है, तो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो फैसला आया है उस तक भी नहीं पहुंचे हैं। आप 2 के आंकड़े से तीसरे पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप 100 का क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, और आप उसे जीत कहते हैं अपनी। शर्म आनी चाहिए आपको, देश की जनता। चलिए जवाब ले लेते हैं। ठीक है डॉक्टर राम पांडे जी, जैसा कि योगीराज जी ने कहा कि कांग्रेस में अभी सीनियर और जूनियर लीडर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती है, क्या ऐसा मानते हैं? तो अब ये जो नया दौर शुरू होगा, इसमें कांग्रेस किस तरह की नई तैयारी करती हुए हमें नजर आएगी? सफेद झूठ है। जितना ज्यादा राहुल गांधी जी और खड़गे जी के बीच में कोऑर्डिनेशन था, उतना नरेंद्र मोदी जी और आडवाणी जी के बीच में नहीं था, और ये कोऑर्डिनेशन पूरे देश ने देखा है। इसलिए योगीराज जी जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तीसरा, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि राहुल गांधी जी की जो उम्र है उससे ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, तो उससे तो बहुत ज्यादा सीटें आई हैं, तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। और एक कैबिनेट मंत्री है एसपी सिंह बघेल जी, उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव को 10 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी तो अखिलेश यादव थूकेंगे और मैं उस थूक को चाटूंगा। तो कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल क्या उस थूक को चाट रहे हैं? योगी जी
कि उत्तर प्रदेश में हार हुई है, तो क्या योगी जी वहां इस्तीफा दे रहे हैं? स्वयं प्रधानमंत्री 3,27,000 वोटों से पीछे चले गए। लोग कह रहे हैं कि उनके नाम पर लोग जीत रहे हैं, तो 3,27,000 बनारस में वोट कैसे कम हो गए जी? फिर अयोध्या में मोदी जी ने क्या नहीं किया? अयोध्या में क्यों हार गए? अभी तक ये मुस्लिमों को गाली देते थे, आज पूरे देश के हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं कि हम अयोध्या में क्यों हार गए, बीजेपी अयोध्या में क्यों हार गई। सारे देश के हिंदुओं को ये गाली दे रहे हैं, विशेषकर अयोध्यावासी जो राम के भक्त हैं उनको गालियां दे रहे हैं। चित्रकूट में ये क्यों हार गए? और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये बालाजी में हार गए, मैनीपुर बालाजी में। राजस्थान में खाटू श्याम पर हार गए, राजस्थान में सालासर में हार गए। रामेश्वरम सेतु समुद्रम पे इन्होंने बहुत बोला, राम सेतु पे ये कर दिया, वहां रामेश्वरम में ये लोग क्यों हार गए? तिरुपति में क्यों हार गए? कहने का मतलब है जिस चीज पर इन्होंने नौटंकी की थी उस चीज को वहां के लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि ये लोग ड्रामेबाज हैं, ये नौटंकीबाज है। ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके साथ बीजेपी ने गठबंधन ना किया हो, चाहे वो लालू यादव हो, मुस्लिम लीग के भी 3-4 संगठन है, ये सबके साथ गठबंधन कर चुके हैं। 1989 में वीपी सिंह और जो बीजेपी की सरकार थी उसमें ऐसा कोई देश का दल नहीं था जो उसमें ना हो, केवल कांग्रेस नहीं थी। राजीव गांधी को 200 सीटें आई थी, बीजेपी को 85 आई थी, जनता दल को भी बहुत कम आई थी, लेकिन राजीव गांधी ने बोल दिया था कि नहीं, हम सरकार नहीं बनाएंगे, जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया है। और इनके 85 सांसद थे और आज हमें ज्ञान बांट रहे हैं, जब हमारे 200 सांसद थे, आज 85 से ज्यादा सांसद, 99 सांसद ज्यादा होते हैं, तब भी हमने राष्ट्रपति के सामने हम नहीं गए कि हम सरकार बना रहे हैं। आज जो दलों को आपने तोड़ा था, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी थी आपने, आप उस चिराग पासवान के सामने किस मुंह से जा रहे हैं? अमित शाह जी ने गला फाड़कर चिल्लाकर बोला था बिहार में कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। चंद्रबाबू नायडू को तो जेल में ही डाल दिया। चंद्रबाबू नायडू के तो घोषणा पत्र में 4% मुस्लिम आरक्षण है। ये कौन सी विचारधारा है इनकी? कौन से संस्कार हैं? ये कहां जा रहे हैं? किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं? शिरोमणि अकाली दल के साथ कितना गठबंधन चला? पंजाब का कोई खालिस्तान का कोई समर्थक था तो सबसे ज्यादा शिरोमणि अकाली दल था, और सबसे ज्यादा लंबा इनका गठबंधन चला तो शिरोमणि अकाली दल के साथ। इनकी एक सांसद ने आज बोल दिया कि पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है। भाई, इनकी 10 साल से सरकार है और ये कहते हैं आतंकवाद को कंट्रोल किया है, और उन्हीं की सांसद अभी हिमाचल से जीती है, वो कहते हैं पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है। तो कौन सी क्या विचारधारा है? गुंजन जी, स्पष्ट करिए क्या विचारधारा है? कांग्रेस को छोड़कर सबके साथ आपने गठबंधन भी कर लिया, और डॉक्टर राम पांडे जी ने जो सवाल उठाया कि जहां पर जीते वहां तो वाहवाही हो रही है, लेकिन जहां पर सीटें कम हुई है, क्या वहां पर भी पार्टी नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी तय करने जा रही है? देखिए अमित जी, ये लोकतंत्र का महापर्व था और इसमें जनता जनार्दन का जो भी निर्णय लिया है वो स्वीकारनीय है, और जहां रही बात कमी की तो उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा और आकलन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की तरह आकलन करने की बजाय जिस तरह ये आज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, यही तो इनके अपने वरिष्ठ नेता ने कहा, तो आज इन्हें बुरा क्या लग रहा है? इनके अजय सिंह जी ने आज यही तो कहा है कि इनको आकलन की जरूरत है, इन्हें समझने की जरूरत है कि आखिर इनकी हार क्यों हुई है मध्य प्रदेश में। पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश से इनका अस्तित्व और वजूद क्यों खत्म हुआ है? क्योंकि जिस पार्टी का वरिष्ठ नेता, अगर कमलनाथ जी जैसे नेता अपने कार्यकर्ता के नहीं हो सके, दिग्विजय सिंह जी अपने कार्यकर्ता के नहीं हो सके, मैं याद दिला दूं विधानसभा चुनाव के समय किस तरह कुर्ताफाड़ राजनीति हुई थी कांग्रेस में। कार्यकर्ता जब इनके पास अपना विरोध लेके गए थे, तो जब कार्यकर्ताओं को कुर्ता फाड़ने के लिए एक दूसरे के पास भेजा गया था, किस तरह जूता मार राजनीति हुई थी, किस तरह कुर्सी मार राजनीति हुई थी। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। यहाँ पे कार्यकर्ता इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता, यहाँ पे महत्व रखता है तो इनकी कुर्सी, इनका अपना परिवार, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो। जिस तरह मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि पैसा और परिवार, ये जो नेक्सस कांग्रेस ने बना रखा है, ये नेक्सस अभिशाप है हमारी जनता के लिए और इस सोसाइटी के लिए, और इसी को, ये जो सामाजिक तत्व, इसको तोड़ना पड़ेगा, और इसे तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की पार्टी ने किया है। आज यहाँ
एक दलित महिला को संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तीसरी पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज एक आम घर से आए हुए चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ बेटे बचाने का काम किया है, कुर्सी तो परिवारवाद का आरोप एक बार फिर से कांग्रेस पर लग रहा है। योगीराज जी, आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगा कि अब चूंकि विधानसभा चुनावों के बाद योगीराज जी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ी हताशा का सामना करना पड़ा है, क्या लगता है कि अब किन फैक्टर्स पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? और बीजेपी के लिए क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व दे सकता है? नहीं, बिल्कुल मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व इस बार बहुत प्रभावशाली रहेगा केंद्र की राजनीति में। और उसकी एक वजह है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा मात्र है जिसने बीजेपी की इज्जत बचाई है अभी, और उड़ीसा ने जो हाथ लगाया है उसकी वजह से बीजेपी आज इस कंडीशन में है। बाकी स्टेट्स इतनी सीटें नहीं आ पाई, तो बम्पर जीत जब मध्य प्रदेश की आई है तो यहाँ से प्रतिनिधित्व भी प्रभावशाली होगा। संख्या उतनी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे लगता है कि जब सहयोगी दलों के साथ आप काम करते हैं तो कुछ मंत्री पद सहयोगी दलों के लिए चले जाते हैं लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, अब चाहे शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में तो कहा जा रहा है कि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे, और मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होंगे। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि वो क्या होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा यदि वो फिट यदि कहीं बैठा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी के लिए है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा वो भी एक्सटेंशन पर थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। और एक महत्वपूर्ण बात इस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हुई, जो जेपी नड्डा ने स्टेटमेंट दिया चुनाव के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से परे ऊपर हो गई है, तो इस समय संघ और बीजेपी के बीच जो थोड़ा सा लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन का जो मामला है उसको शिवराज सिंह जैसे नेता संभाल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह उस पोस्ट के लिए अनुकूल है। अब ये तो मोदी जी पर डिपेंड करता है कि वो उनको मंत्री परिषद में लेते हैं या संगठन में लेते हैं। जहां तक कांग्रेस की सवाल है, मैंने जो बात की थी प्रदेश संगठन को लेकर बात की थी कि यहाँ बड़े नेता जो सीनियर और जूनियर के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है जी। अब राम पांडे जी सवाल पूछ रहे खेत का और उपजाऊ आप दे रहे खलिहान की, उन्होंने कहा कि खड़गे जी और राहुल गांधी में कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जीतू पटवारी और अजय सिंह, जीतू पटवारी और अरुण यादव, मैं इनके कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ। मैं प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि अभी आप हारे और अभी से विरोध के स्वर सुनाई देने लगे, और ऐसा आदमी विरोध कर रहा है जो कांग्रेस का बड़ा नेता रहा अजय सिंह, जिनका की एक जमाने में बड़ा दबदबा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती इस बार ये है कि एक तो संगठन को मैनेज करना, आप नए लोगों को क्या टास्क देंगे, क्या मूवमेंट लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे, विधानसभा में आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि संगठन को कैसे मोबिलाइज करेंगे, और उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो 163 सीट लेके आई है, प्रचंड बहुमत लेकर विधानसभा में बैठी है, उसके खिलाफ आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो ये जीतू पटवारी के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा संगठन को चलाना, संगठन को मोबिलाइज करना और कार्यकर्ताओं का मनोबल बरकरार रखना। राम पंडित जी, संक्षेप में आपकी बात रखें। जी 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 जीतू पटवारी जी का कोऑर्डिनेशन सबके साथ है। ग्वालियर आते हैं, राज्यसभा सांसद है, अशोक सिंह जी से चर्चा करते हैं, भिंड जाते हैं, फूल सिंह भरैया जी से चर्चा करते हैं, अजय सिंह जी से हमेशा चर्चा करते हैं। अजय सिंह जी ने जो बोला है वो विरोध नहीं है, उन्होंने सलाह दी है, मशवरा दिया है, वो हमारे सीनियर है, वो बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि मुंह पर टेप लगा दिया जाएगा कि बोलने का अधिकार ही खत्म कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ हर नेता सलाह देता है। अजय सिंह जी का वक्तव्य सुनिए, वो पार्टी की चिंता कर रहे हैं कि पार्टी को और आगे बढ़ना चाहिए, तो हम अजय सिंह के वक्तव्य का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। और अभी बात चल रही है कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीते, 2024 में 29 सीट जीत गए, उसके पहले मध्य प्रदेश में 28 सीटें, उसके पहले 27 जीते, मतलब 3 बार हम गुजरात से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। तो फिर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश का क्यों नहीं होना चाहिए? हम जब भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात होती है तो कहते हैं कि किसी को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो फिर किसी को भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना सकते? ये एक ऐसा विषय जिस पर अलग से एक चर्चा आयोजित की जा सकती है। बहरहाल समय की हमारे पास कमी थी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।